हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बियरुदे क्लासेस पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सितंबर मंथ का मानसिक एग्जाम आप लोग का शुरू हो चुका है। और आज था 25 सितंबर और आज के दिन आपका 2 सब्जेक्ट का विषय जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हिंदी और संस्कृत का एग्जाम आज आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कल यानी कि 26 सितंबर जो है उस दिन आपका साइंस यानी कि विज्ञान का एग्जाम होगा। तो उसी एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग आपको एक साइंस का मॉडल पेपर कराएंगे। और ये जो मॉडल पेपर होगा यहीं से आपका कम से कम 50% क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप लोग मॉडल पेपर को अच्छा से कर लेते हो तो आपका कल वाला एग्जाम और आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में जाकर के आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग बस एंड तक देखते रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं। तो बताइए, पौधे जो होते हैं यानी कि पेड़ होता है उसमें जनन अंग कहाँ पे पाया जाता है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि पुष्प में पाए जाते हैं यानी कि फूल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये किस में होती है। तो सभी को पता है ये हरे पेड़ पौधों में होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन यानी कि जो O2 होता है ये आप लोग याद रखिएगा जल से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती है। तो जो जठर ग्रंथि है ये आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे, तो अग्न्याशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है ये कहाँ पे संपन्न होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो बात करें अगर इथाइल अल्कोहल की तो ये अवायवीय श्वसन से बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है बाबू, तो जो प्यूटरेटरी ग्रंथि होती है ये होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। तो पौधे का जो वायवीय भाग होता है उससे जल के ह्रास की जो क्रिया है उसे हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग जो है ये किस चीज से पनपता है, तो याद रखिएगा बाबू आयोडीन की कमी से पनपता है। किसकी, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपसे ये कहता है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपी द्रव को क्या कहते हैं। तो रक्त में जो हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव होता है उस द्रव को क्या कहते हैं, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा स्फिग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनीमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 12 नंबर कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। और बाबू ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा तो आप लोग बस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो तिलचट्टा में पाया जाता है बाबू। और इसी को कहीं कहीं पे कॉकरोच दिया हुआ रहता है, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रक्त यानी कि ब्लड क्या है। तो बाबू रक्त क्या है, तो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि मूत्र जो है ये पीले कलर का दिखाई देता है। तो ये किस वर्णक के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि
निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु कौन है? तो आप सभी को पता है कि केचुआ एक प्रकार का उभयलिंगी जंतु है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो होती है ये रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो विकिक से करती है। कहाँ से करती है? वो विकक से करती है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो जैव आवर्धन कौन प्रदर्शित करता है? तो CFC जो है ये प्रदर्शित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग किसे कहते हैं? तो बाबू शाकाहारी जीव को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो देखिए, कुआं जो है इसमें ऊपर से पानी आता है, तालाब में भी ऊपर ही पानी आता है, और समुद्र में भी ऊपर से ही पानी आता है। लेकिन जो कुआं है बाबू, इसमें जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर, यानी कि कुआं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो प्राकृतिक के चुनाव द्वारा जो जीवों का विकास है बाबू, उसे हम लोग डार्विनवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं बाबू, वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? तो उत्पाद करते हैं, न कि उपभोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अंडोस्त्रग का कारण क्या है? तो अंडोस्त्रग का कारण क्या होता है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, एस्ट्रोजेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लैंगहरेंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो लैंगहरेंस की दीपिका कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अंडाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक मिनट, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? तो अब थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, इसके लिए किसका होना जरूरी है? तो आयोडीन का होना जरूरी है बाबू। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निशंस कनिकाएं पाई जाती है। तो निशंस कनिकाएं कहाँ पे पाई जाती है? तो बाबू इस क्वेश्चन को हम आप लोग HW के रूप में आपके लिए छोड़ते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो जो इंसान का भाई साहब दिमाग होता है, उसका वजन कितना होता है? तो 1.2 से लेकर के 1.4 kg तक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त जो होता है लेंस, ठीक है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर, तो दोनों के लिए तो एक हो जाएगा अवतल, एक हो जाएगा उत्तल, और दोनों के लिए कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बाबू लेंस के द्वारा तो आप लोग याद रखिएगा कि बिल्कुल वास्तविक बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सॉरी, वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में किसका यूज होता है बाबू? तो आप लोगों को पता है कि उत्तल दर्पण का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बताइए कि अवतल लेंस जो है ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो याद रखिएगा, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, और छोटा बनाता है। मतलब इनमें से सभी काम करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो बाबू ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। कौन होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आकाश का नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश जो आपको नीले कलर का दिखाई देता है, ये वास्तव में नीले कलर का है नहीं, लेकिन एक घटना है जिसके कारण आपको ये नीले कलर का दिखाई देता है। तो बताइए किस परिघटना का परिणाम है? तो याद रखिएगा, ये जो होता है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। मतलब सामान्य रूप से अगर आप लोग देखना चाहते हो तो
उसके लिए जो न्यूनतम दूरी है वो कौन है? तो सभी को पता है कि 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो 34 नंबर है वो आपसे ये कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो देखिए, क्षमता निकालने का आपको पता है क्या होता है, 1/f इंटू क्या होता है, 100 होता है। अब उत्तल लेंस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 50 रखोगे और इस 100 को काटोगे तो ये 2 मरतबे कट जाएगा। मतलब क्या होगा, +2d जो है उसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका डी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो बाबू, एक प्रिज्म जो होता है ये नॉर्मली 5 सतहों से घिरा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस जो है बाबू, इसकी फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, पश्चामी पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चमाभी पेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी को पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। और पूछेगा कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा है उसका विदृश्यक क्या होता है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो देखिए, अगर अवतल दर्पण पर अगर लंबवत आपतित होता है तो किससे आप गुजरेगी? तो आप लोग याद रखिएगा, वो बिल्कुल ही 1 मिनट, वो किससे गुजरेगी? तो वो वक्ता केंद्र से होकर के गुजरेगी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि यदि एक प्रिज्म का एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। तो देखिए, अगर कोई एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरेगा तो उसका वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा, उसका विचलन भी हो जाएगा, लेकिन उसका अपवर्तन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन वो नहीं करा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है, 1 मिनट, अपवर्तन भी हो जाएगा, सॉरी मैं आपको बता दूं कि उसका अपवर्तन भी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा, विचलन भी हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है? तो पवन वाला जो आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ रहता है, तो उसमें जो पंखा है उसको घुमाने का कौन काम करता है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा कि जो गतिमान हवा होता है वो इसका काम करता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो अवतल लेंस की सिंपल सा शक्ति पूछ रहा है, तो वो ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो आयोडीन विद्युत का कुचालक है, और सल्फर विद्युत का कुचालक है, हीरा विद्युत का कुचालक है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि वक्ता त्रिज्या 1 मीटर वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो अगर उसका 1 मीटर फोकस दूरी है तो अब उसका क्या हो जाएगा? 50 मीटर जो है इसकी हो जाएगी। 1 मिनट अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर का 50 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई अभिलंब से विचलित हो जाती है तो क्या होगा? तो देखिए बाबू, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो बताइए कि विद्युत धारा जो उत्पन्न करने वाली मशीन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जनरेटर यानी कि जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है? तो अब जो ऊर्जा होता है इसका पारंपरिक स्रोत कौन है? तो कोयला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे 48 नंबर कह रहा है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो देखिए, अगर कांच की
एक तिरछी समांतर पट्टिका है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उसका विचलन भी होगा, विक्षेपण भी होगा, परावर्तन भी होगा, मतलब इनमें से सभी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है बाबू, वो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्या होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि जस्ता का परमाणु संख्या क्या है। तो जस्ता को हम लोग जिंक कहते हैं और इसका सूत्र होता है Zn, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है ये 29 होता है। क्या होता है बाबू, 29 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र पहचानने का ट्रिक है कि Na2CO3 तो आपको सब में देखने को मिल जाएगा, लेकिन जिसमें भी आपको 10H2O देखने को मिला वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, इसमें 7H2O, इसमें H2O, इसमें 5H2O, लेकिन इसमें 10H2O है, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक कौन हो जाएगा, तो NaHO जो है एक प्रकार का प्रबल क्षारक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यह है कि हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट जो होता है ये जो है लोहा का अयस्क होता है, और लोहा का सूत्र क्या होता है, Fe होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा का। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है। तो सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनका सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है, तो याद रखिएगा फेन प्लवन विधि के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अभिक्रिया 2Zn+O और ये 2ZnO बनाता है, तो पूछता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए बाबू, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो अम्ल का जलीय विलयन है ये विद्युत का संचालन क्यों करता है, तो क्योंकि अम्ल जो है ये जल में आयनित हो जाता है, और जब आयनित होता है तो जल में आयन आ जाता है, और इसी कारण वो विद्युत का संचालन करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो लिथियम का क्या है, परमाणु संख्या 3 है, और परमाणु तो संख्या 3 होगा तो इसके पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये इसके बाहरी कक्षा में 1 के रूप में रहेगा। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। तो अब शून्य समूह का तत्व कौन होता है, तो जो हीलियम है ये होता है। ठीक है, याद रहेगा कि हीलियम क्या है, शून्य समूह का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होता है बाबू, तो फुलेरीन होता है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो बाबू, जल का जो वैद्युत अपघटन होता है इसमें जो कैथोड होता है उस कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या है। तो हमारा शरीर जो है ये 7 से लेकर के 7.8 पीएच प्रास के बीच काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन अम्ल है। तो इन चारों में से आप पहचानिए कि कौन अम्ल है। तो देखिए, Na2O ये तो अम्ल नहीं है, ये भी
अम्ल नहीं है, ठीक है, ये भी अम्ल नहीं है, लेकिन H2SO4 जो है एक प्रकार का अम्ल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है, मतलब एक ऐसा सूचक जिसको लोगों ने खुद बनाया हो। तो देखिए, हल्दी तो प्राकृतिक है और मिथेल ऑरेंज भी प्राकृतिक है, पत्ता गोभी प्राकृतिक है, लेकिन लिटमस पत्र जो है ये संश्लेषित सूचक पत्र है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है 7। तो बताइए कॉपर पाइराइट जो है इसका रासायनिक संगठन क्या हो जाएगा, तो CuFeS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में कौन पाई जाती है, तो याद रखिएगा सोना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो देखिए बाबू, इन चारों में से अगर आप लोग देखोगे तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, तो जहां तक मुझे लगता है कॉपर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, ये आपने परिभाषा में ही पढ़ा होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाहरी अथी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 4, 5, 6 या फिर 7 हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पीतल निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो वो पीतल आप लोग याद रखिएगा, ये कॉपर और जिंक से बना होता है। किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समावयवी है। तो एक दूसरे के समावयवी कौन हो जाएंगे बाबू, तो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एथिल एल्कोहल और डाइल मेथिल ईथर ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समावयवी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या है। तो देखो अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा मेथॉक्सी और इधर हो जाएगा एथेन। तो इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ठीक है, आईयूपीएसी नामकरण आप लोग को आता होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा कौन सा ऑक्साइड बनाता है। तो लोहे की अभिक्रिया आप लोग भाप से कराते हो तो जो लोहा है ये Fe2 और O3 बनाता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी। तो अगर इसकी परमाणु संख्या 16 है तो इसका जो वर्ग संख्या ये 4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो कौन ऐसा धातु है बाबू जो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए इसमें से अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम नहीं करती होगी शायद। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है। तो इस मिश्र धातु का नाम क्या है। तो अब कॉपर और टीन से कौन बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा कॉपर और टीन से सोल्डर बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कौन कर सकता है। तो जिंक के साथ कौन कर सकता है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। तो देखिए बाबू ऑक्सीजन से कौन सहयोग नहीं करता है, तो जो सोना यानी कि जो AU, एक मिनट, AG नहीं है तो यहाँ पे चांदी ही राइट आंसर हो जाएगा। जो AG होता है ये इसको आप लोग कितना भी गर्म कर लीजिए ये ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे ये कहता है कि अयस्क में उपस्थिति अपद्रव को क्या कहते हैं। तो अयस्क जो होता है उसमें उपस्थित जो अपद्रव होते हैं उसको हम लोग गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के
तार बनाए जाते हैं। तो धातु को लंबा तार खींच करके किस गुण के कारण बनाया जाता है? तो धातु के अंदर तन्यता पाई जाती है और इसी तन्यता गुण के कारण धातु को खींच करके उसका एक तार बना लिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू? सी वाला राइट आंसर। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और उसके बाद देख लीजिए इधर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, एक दिन आपको ये भी करा देंगे अच्छी तरीके से, तो सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।